नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का चौथे दिन का खेल देखने के बाद खुश हैं, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का शानदार लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। ऐसे में चौथे दिन क्या रहा पूरा रोमांच, उसका हाईलाइट हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, जब चौथे दिन का हाईलाइट बताएं तो उससे पहले हम शुरुआत के बारे में बता देते हैं, जहां पर पहले दिन बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। जहां पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल एवं ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक शतक की पारी के दम पर 471 रन बनाए और ऑल आउट हो गई थी। इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड टीम ने भी पहली पारी में 465 रन बना दिए थे और ऑल आउट हो गई थी। और अब पहली पारी के अनुसार भारतीय टीम ने 6 रन की बढ़त बना ली और उसके बाद बल्लेबाजी करना शुरू कर दी थी। तीसरे दिन का खेल जब समाप्त हुआ तो भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने 2 विकेट खोकर 90 रन बना लिए थे। ऐसे में केएल राहुल और शुभमन गिल मैदान पर मौजूद थे और जहां पर केएल राहुल ने 42 रन बनाए थे और वह मैदान पर जमे हुए थे, जबकि शुभमन गिल 10 गेंदों में 6 रन बनाकर मैदान पर मौजूद थे। इसके बाद जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो चौथे दिन का पहला ओवर और पारी का 25वां ओवर लेकर ब्राइडन कार्स आते हैं, तो अंतिम गेंद पर वह भारतीय टीम को तगड़ा झटका देते हैं और शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड आउट करके 8 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। कप्तान का यह विकेट भारतीय टीम की गलत समय पर गया था, क्योंकि दिन की शुरुआत खराब हुई थी। इसके बाद लोकेश राहुल का साथ देने के लिए ऋषभ पंत आते हैं और आते हुए अगले ओवर में क्रिस वॉक्स को टारगेट करते हैं और चौथी गेंद पर एक शानदार बाहरी किनारा लेकर गेंद से फील्डर के ऊपर से चौके के लिए चली जाती है। 26 ओवर में टीम 97 रन पहुंच गई थी। इसके बाद केएल राहुल ने 29वें ओवर में ब्राइडन कार्स को 2 रन लेकर अपना टेस्ट करियर का 18वां अर्धशतक पूरा किया और इसके साथ ही भारतीय टीम ने अपने 100 रन की पूरे कर लिए थे। एक तरफ के एल राहुल जमकर खेल रहे थे तो ऋषभ पंत का बल्ला खोलना शुरू हो गया था। ऋषभ पंत ने बेहतरीन 32वें ओवर में क्रिस वॉक्स को टारगेट करते हुए 5वीं गेंद पर एक शानदार मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से जोर से शॉट लगाया। गेंद सीधी सीमारेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई। फिर 33वें ओवर में ब्राइडन कार्स आते हैं तो ऋषभ पंत उनको भी टारगेट करते हैं और तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाते हैं, मगर बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है। दोस्तों, ऋषभ पंत जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे वह कहीं ना कहीं भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा रही थी और गेंदबाज बैकफुट पर नजर आने लगे थे। दूसरी तरफ से जब 38वां ओवर लेकर जो जोश टग आते हैं तो लोकेश राहुल उनको एक शानदार प्लेसमेंट करके चौथी गेंद पर थर्ड मैन की तरफ से गाइड करके चौका लगा देते हैं। 38 ओवर में भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 125 रन पूरे कर लिए थे। दोस्तों, अब बेन स्टोक्स पर बड़ा दबाव आ चुका था, क्योंकि भारतीय टीम की यह जोड़ी जमती जा रही थी और बेहतरीन गेंदबाजों के सामने अच्छे शॉट खेल रही थी। जब 41 ओवर लेकर खुद कप्तान बेन स्टोक्स आते हैं तो ऋषभ पंत को टारगेट करते हैं और 5वीं गेंद पर डिफेंड करना चाह रहे थे। बाहरी किनारा लेकर बाउंड्री से बाहर चली गई और इसके साथ ही ऋषभ पंत भी अपनी तूफानी पारी खेलकर अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ लोकेश राहुल एक बेहतरीन शतकीय पारी खेलने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर स्वयं बेन स्टोक्स भी परेशान हो गए थे। पारी का जब 45वें ओवर लेकर कप्तान बेन स्टोक्स आते हैं तो लोकेश राहुल पहली गेंद पर एक शानदार मिड ऑफ फील्डर के बीच से ड्राइव लगाते हैं और 50 रनों की इन दोनों के बीच में साझेदारी पूरी कर लेती है और शानदार भारतीय टीम भी अपने 150 रन से ज्यादा की बढ़त बना लेती है। देखते ही देखते इन दोनों की साझेदारी कहीं ना कहीं अब इंग्लैंड पर हावी होती जा रही थी और दिन का इसके बाद लंच का समय हो जाता है और भारतीय टीम ने 48 ओवर की समाप्ति पर 153 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। और इसके बाद जब लंच के बाद खेल शुरू होता है तो ऋषभ पंत और लोकेश राहुल अपनी टीम को आगे बढ़ाना चालू करते हैं। शोएब बशीर को लोकेश राहुल फिर 50वें ओवर में तीसरी गेंद पर एक शानदार डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं
और 50 ओवर में टीम 157 रन 3 विकेट पर बना चुकी थी। तो 51 में ओवर लेकर जब जोश टांग आते हैं तो आर्षभ पंत पहली ऑफ स्टिंग को बाहर डाली गई गेंद पर ड्राइव करने का प्रयास करते हैं। बाहरी किनारा लेकर चौके के लिए गेंद को भेज दिया जाता है। पारी का 54वां ओवर लेकर जब शोएब बशीर आते हैं तो लोकेश राहुल पहली गेंद पर शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। तो फिर 55वें ओवर में जोश टंग को आर्षभ पंत टारगेट करते हुए पहली गेंद पर थर्ड मैन की ओर गाइड करके गैप में सीधी सीमारेखा से बाहर गेंद को भेज देते हैं और अब आर्षभ पंत 45 रन पर पहुंच गए थे। दूसरी तरफ लोकेश राहुल धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो फिर 57 में ओवर लेकर जोश टांग आते हैं तो आर्षभ पंत तीसरी गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप को हाथ डाली गई गेंद को डिफेंड करना चाह रहे थे। बाहरी किनारे लेकर गेंद सीधे थर्ड मैन से बाहर चौके के लिए चली जाती है और फिर इसी ओवर की अगली गेंद 9 हो जाती है, जिसके कारण आर्षभ पंत 3 रन ले लेते हैं और फिर उनका अर्धशतक भी पूरा हो जाता है। आर्षभ पंत का यह अर्धशतक एक ऐसे वक्त पर आया था जब भारतीय टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर चौथी गेंद पर ऋषभ पंत बैक टू बैक अगला एक कड़क शॉट खेलते हैं और जगह बनाकर पॉइंट्स की ओर शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 12 रन के साथ ही टीम 3 विकेट खोकर 57 ओवर में 112 रन बना चुकी थी। अब आर्षभ पंत यहां से और ज्यादा खूंखार हो जाते हैं और जब 58 में ओवर लेकर शोएब बशीर आते हैं तो आर्षभ पंत उनको टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर पूरी ताकत से मिड ऑन फील्डर के ऊपर से स्लॉग स्वीप लगा देते हैं और एक आक्रमण करके गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इसके साथ ही अब भारतीय टीम 200 के आगे लीड बना चुकी थी। तो फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर आर्षभ पंत ऊपर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर से हवा में शॉट खेलते हैं और गगनचुंबी 6 हासिल करते हैं और टीम ने 58 ओवर में 206 रन 3 विकेट खोकर बना लिए थे। अब यहां से आर्षभ पंत की बल्लेबाजी पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। 59 में ओवर लेकर जब ब्राइटन कार्स आते तो आर्षभ पंत उनको पहली गेंद पर शानदार फुल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही टीम आगे तूफान मचाना चालू कर चुकी थी। दूसरी तरफ अपने शतक के करीब पहुंच चुके लोकेश राहुल का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पारी में जब 57 ओवर लेकर शोएब बशीर आते हैं तो लोकेश राहुल की पहली गेंद पर शानदार एक बाउंड्री लगा देते हैं और इंतजार करके गैप में चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। अब 61वां ओवर लेकर जब ब्राइटन कार्स आते तो लोकेश राहुल पहले ही हल्के हाथों से शॉट खेलते हैं। 5वीं गेंद पर थर्ड मैन की तरफ एक चौका लगा देते हैं। अब वह बिल्कुल शतक के करीब थे। और दोस्तों, इसके बाद जब 62वां ओवर लेकर शोएब बशीर आते हैं तो ऋषभ पंत तीसरी गेंद पर एक फील्डर के ऊपर से मार देते हैं और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को जोर से शॉट खेला था और उसके साथ ही चौके के लिए गेंद चली जाती है। दोस्तों, फिर की अंतिम गेंद पर शोएब बशीर के सामने 2 रन लेकर लोकेश राहुल अपना ऐतिहासिक शतक 202 गेंदों में पूरा कर लेते हैं और भारतीय टीम को एक ऐसे वक्त पर शतक लगाकर बताते हैं जब भारतीय टीम को आती है बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब 67 में ओवर लेकर ब्राइटन कार्स आए तो ऋषभ पंत उनको टारगेट करके दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। पुल शॉट आउट के माध्यम से अब ऋषभ पंत भी अपने शतक के करीब पहुंचने लगे थे। जब 64 में ओवर लेकर शोएब बशीर आए तो उनको टारगेट किया, बैकफुट से गेंद को कवर की तरफ पंच करके चौका लगा दिया। वह भी 95 पर पहुंच गए थे। आज लोकेश राहुल ने 65वें ओवर में ब्राइटन कार्स को पहली गेंद पर पुल शॉट लगाया और अपना चौका लगा दिया। इसके साथ ही लोकेश राहुल अब शतक बनाकर अगले दोहरा शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। अब ऋषभ पंत और लोकेश राहुल के बीच में जो साझेदारी थी वह बेहद शानदार आगे बढ़ चुकी थी और लग रहा था कि ये दोनों मिलकर अपनी टीम को एक बहुत बड़ी बढ़त बनाएंगे और कुछ ऐसा ही करके ऋषभ पंत दिखाना चालू कर चुके थे। 70वें ओवर में शोएब बशीर को एक सिंगल रन लेकर आर्षभ पंत अपना ऐतिहासिक शतक लगा देते हैं और यह इसी टेस्ट में लगातार उनका दूसरा शतक होता है। इसके बाद दोस्तों, पारी का जब 71वां ओवर लेकर जो रूट आते तो ऋषभ पंत उनको खूंखार अंदाज दिखाते हुए दूसरी गेंद पर एक लॉफ्ट करके मिडो नफ की तरफ चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर जो रूट को एक गगनचुंबी 6 कवर्स की तरफ लगाया जाता है तो ऋषभ पंत का बल्ले यही नहीं रुकता, चौथी गेंद पर फिर एक और बाउंड्री बटोरकर मिड विकेट की तरफ एक चौका लगा देते हैं
इस ओवर में 19 रन के साथ 71 ओवर में टीम 3 विकेट खोकर 285 रन बना चुकी थी और फिर ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच में 195 की साझेदारी हो चुकी थी और ऋषभ पंत फिर 72 में ओवर में शोएब बशीर के सामने गलती कर बैठते हैं और जेक क्रॉली को कैच थमा देते हैं और इस प्रकार ऋषभ पंत 118 रन की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन चले गए थे और भारतीय टीम को 287 पर चौथा बड़ा झटका लगा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए करुण नायर आते हैं तो 73वें ओवर में कप्तान बेन स्टोक्स को टारगेट करके केएल राहुल पहली गेंद पर एक कट शॉट खेलकर चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और टीम की तरफ से बेहतरीन पारी खेलने लगे थे। तो दूसरी तरफ करुण नायर भी 74वें ओवर में शोएब बशीर को आकर अंतिम गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और 74 ओवर में 298 रन टीम 4 विकेट खोकर बना चुकी थी। अब इसके बाद टी ब्रेक होता है। टीम 75 ओवर में टीम 298 रन 4 विकेट खोकर बना चुकी थी। इसके बाद जब मैच चालू होता है तो यह करुण नायर और केएल राहुल के कंधों पर जिम्मेदारी होती है अपनी टीम को एक बेहतरीन लीड दिलाएं। पारी के 79 ओवर में बेन स्टोक्स आते हैं तो लोकेश राहुल को टारगेट करते हुए पहली गेंद पर एक फाइन लेग की बाउंड्री की तरफ चौका लगा देते हैं। शानदार स्लाइड शॉट उनके द्वारा देखने को मिलता है और इसके साथ ही 79 ओवर में टीम 308 रन 4 विकेट को बना चुकी थी। एक तरफ लोकेश राहुल जिस तरीके से बल्लेबाजी करके दिखा रहे थे न वह बेन स्टोक्स की परेशानियां बढ़ा रहा था और भारतीय टीम एक बेहतरीन लीड बनती जा रही थी। 80 ओवर में जब शोएब बशीर आते तो लोकेश राहुल बैकफुट से जाकर पहली गेंद थी स्पिनर की तरह चौका लगाते हैं और दोस्तों लोकेश राहुल और करुण नायर के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनपना शुरू कर चुकी थी। 81वें ओवर में ब्राइडन कार्स को करुण नायर शानदार ड्राइव लगाकर तीसरी गेंद पर एक चौका लगा देते हैं तो अब करुण नायर कार्स आते हैं तो उनको दूसरी गेंद पर गली फील्डर के ऊपर से हवा में लॉफ्ट करके एक और चौका लगाया जाता है। आज लग रहा था कि लोकेश और करुण नायर मिलकर अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाएंगे और 84 ओवर के अंतिम गेंद पर लोकेश राहुल एक शानदार प्लेसमेंट के द्वारा गेंद को अंतिम समय में थर्ड मैन की तरफ गाइड करके एक शानदार चौका लगा देते हैं। 84 ओवर में टीम 4 विकेट खोकर 330 रन बना लेती है। अब इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी 45 रनों की पनप चुकी थी और टीम ये 333 पर पहुंच गई थी। मगर 85 ओवर में ब्राइडन कार्स आकर लोकेश राहुल को दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। लोकेश राहुल 137 रन की एक शानदार शतकीय और सधी हुई पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। इतना बड़ा विकेट गिरने के बाद आप अपनी टीम का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं और रविंद्र जडेजा और करुण नायर के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक ले जाए, मगर वह यह नहीं कर पाए और करुण नायर को क्रिस वॉक्स 66 ओवर की अंतिम गेंद पर खुद ही कैच आउट करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और 20 रन की पारी खेलकर आज करुण नायर पवेलियन चले गए थे। बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद भी आज के दिन टीम बैक टू बैक विकेट गंवाने लगी थी और फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आते हैं जो मोमेंटम पहले बल्लेबाजी के पास था, अब वह गेंदबाजी के पास शिफ्ट हो गया था और बैकफुट पर भारतीय बल्लेबाजी नजर आने लगी थी। इसके बाद रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर दोनों ऑलराउंडर थे और रविंद्र जडेजा उनसे पहले 89 ओवर में आकर जोश टंग को लो फुल टॉस गेंद को टारगेट करके तीसरी गेंद पर शानदार ड्राइव करके मेड ऑन फील्डर की तरफ से चौका लगा देते हैं और टीम अब अपने 349 रन पर पहुंच गई थी। मगर फिर 91 ओवर लेकर जोश टांग आते हैं और शार्दुल ठाकुर को पहली गेंद पर वह जो रुट के हाथी तो कैच आउट करा देते हैं और इस प्रकार शार्दुल ठाकुर 4 रन बनाकर चले गए और 349 पर टीम 7वां बड़ा विकेट खो देती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं तो फिर जोश टांग उनको आते ही अगली गेंद पर विकेट कीपर के हाथों को कैच आउट कर देते हैं। मोहम्मद सिराज अपना खाता नहीं खोल पाए और बैक टू बैक 2 बड़े विकेट भारतीय टीम ने 349 पर खो दिए थे और 8 विकेट भारतीय टीम के जा चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आते हैं, मगर इसके बाद चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को भी जोश टंग क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस ओवर में 3 विकेट चले गए थे और 349 रन पर भारतीय टीम ने 9 बड़े विकेट खो दिए थे।
अंतिम विकेट के रूप में अब प्रसिद्ध कृष्णा मैदान पर आते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा और रविंद्र जडेजा अंत में मिलकर कुछ शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और फिर पारी का 95 ओवर लेकर जब जोश टांग आते हैं तो रविंद्र जडेजा उनको दूसरी गेंद पर टाइपिंग के साथ लॉफ्ट करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अगली गेंद पर रविंद्र जडेजा शानदार पल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 11 रन के साथ टीम 363 रन बना चुकी थी और फिर पारी का 96 ओवर लेकर शोएब बशीर आते तो प्रसिद्ध कृष्णा को वह जो उस जोश टंग के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज भारतीय टीम को ओनल आउट कर देते हैं, जहां पर रविंद्र जडेजा ने नाबाद 25 रन बनाए थे और 96 ओवर में भारतीय टीम ने सभी विकेट खोकर 24 रन बनाए थे और अब भारतीय टीम ने 370 रन की एक विशाल लीड बना ली है। ऐसे में अब इंग्लैंड को अगर भारतीय टीम से मुकाबला जीतना है तो 371 रन चौथी पारी में दूसरी पारी में बनाने होंगे। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 371 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे जैक क्रोली और बेन डकैट के कंधों पर इस चौथे दिन के आखिरी बची हुई कुछ ओवरों में विकेट न खोने का एक बहुत ही बड़ा दबाव उनके ऊपर था और भारतीय गेंदबाजी को जितने हो सके उतने ज्यादा विकेट इस चौथे दिन हासिल करने थे। लेकिन इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत में भारतीय गेंदबाजी का डटकर सामना किया और एक भी गलती भारतीय टीम की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने नहीं करी। जैक क्रोली जो पहले इनिंग में ज्यादा कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, वह इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में जैक क्रोली ने 2 लगातार चौके मोहम्मद सिराज को लगा दिए थे और इस चौथे दिन के अंत में इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने भारतीय टीम को एक भी विकेट लेने नहीं दिया और स्कोर बोर्ड पर 21 रन लगा दिए। अब इस टेस्ट मुकाबले के अंतिम और निर्णायक दिन इंग्लैंड की टीम को 350 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं, तो वहीं भारतीय टीम को अभी भी इंग्लैंड के 10 विकेट इस मुकाबले को जीतने के लिए हासिल करना होगा। लेकिन दोस्तों, इस चौथे दिन भारतीय टीम के एक विस्फोटक बल्लेबाज ने फिर से एक बड़ा इतिहास अपने नाम किया और लगातार 2 पारियों में 2 लगातार शतक लगाकर सभी को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्शभ पंत की, जिन्होंने इस महामुकाबले में इस दूसरी पारी में भी इंग्लैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया और एक और शतक अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आप आर्शभ पंत की इस चौथे दिन में विस्फोटक बल्लेबाजी और एक अद्भुत शतक के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।